जीवन आकाश है और हम उस पतंग की भांति है जो आसमान में लहरा रही है, प्रतियोगिता कर रही है, जीत रही है तो कभी हार रही है। जी हाँ, जिसको लगता है कि पतंग ही सब कुछ कर सकती है, उसके हाथों में सब नियंत्रण है। अपने ही घमंड में चूर वो उड़ रही है, किंतु वो ये भूल गई है कि कोई और है जिसके हाथों में उसकी डोर है और जो अपने इशारों पर दरअसल उसको नचा रहा है और जब चाहे जैसे चाहे उसकी डोर काट सकता है। और वो अदृश्य शक्ति और कोई नहीं, ईश्वर है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। और आइए प्रतिदिन शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और हेलो इंडिया में सबसे पहले हम जानेंगे आज के हाइलाइट्स क्या हैं। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यों से जुड़ी खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। बताएंगे आपको विस्तार से आज की गतिविधियों के बारे में, क्या कुछ खास आज रहने वाला है। साथ ही करेंगे आज के दिन से जुड़ी बात। आज है विश्व जल दिवस, बताएंगे क्यों और कैसे मनाया जाता है यह खास दिन। साथ ही कोविड केसों में कमी के बाद धूमधाम से मना नवरोज पर्व, आपको दिखाएंगे इसकी झलक। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। तो बात कर लेते हैं खबरों की, और सबसे पहले संसद से जुड़े हुए कुछ खास समाचार। जी, राज्यसभा ने पिछले वर्षों में सेवाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए विनियोग विधेयक लोकसभा को लौटा दिया है। वित्त मंत्री कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर कटौती का बचाव किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा को सूचित किया है, कोविड महामारी के बावजूद भारतीय कार्गो ट्रैफिक में 19% की वृद्धि, उड्डयन क्षेत्र में दर्शाई गई आत्मनिर्भर भारत की ताकत। लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मिली चौतरफा सराहना। सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए विभिन्न दलों के सदस्यों ने भी प्रशंसा की। कुछ सदस्यों ने गुणवत्ता, रखरखाव और टोल संग्रह पर चिंता व्यक्त की। कोविड व्यवधानों से बचने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने की पड़ी जरूरत। लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बयान। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी मुख्य खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित किया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैरालंपिक रजत पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एसआईआई के एमडी साइरस पूनावाला को पद्म भूषण से सम्मानित किया और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में कई जानी मानी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। पद्म पुरस्कार अलंकरण समारोह के दूसरे पार्ट का आयोजन 28 मार्च को किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए 6 राज्यों की 13 सीटों के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। आपने हरभजन सिंह, राघव चड्ढा समेत 5 लोगों को उम्मीदवार बनाया है। असम से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। बीजेपी के सहयोगी दल यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के कार्यकारी अध्यक्ष आर नरजरी ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी ने 1 सीट पर पवित्र मार्गरेटा को उम्मीदवार बनाया है। असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड और त्रिपुरा के सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। वहीं पंजाब के 5 सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए 6 राज्यों में 31 मार्च को चुनाव होना है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर अब दिल्ली के 7 अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को मुफ्त में भोजन मिलेगा। ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी निवास से प्रसादम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन प्रसादम रथों में भोजन पकाने और गर्म करने की सुविधा है। इससे पहले आओ साथ चले संस्था की ओर से 4 अस्पतालों में प्रतिदिन 1000 तीमारदारों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि कोरोना से मौत से मुआवजे का आवेदन 6 हफ्ते के भीतर किया जाए। वहीं कोर्ट ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश में कोरोना से मौत के मुआवजे के 5% आवेदन की जांच करने को कहा है। कोरोना से मौत के मुआवजे के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट मामले में दायर याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और AIPR भरना अब अनिवार्य शर्त है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों को अचल संपत्ति का विवरण समय पर दाखिल करना वरिष्ठ पदों पर उनकी नियुक्ति के लिए अनिवार्य शर्त है। CBC ने कहा कि जो लोग AIPR भरने में असफल रहे उन्हें सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी और उनके नामों पर वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा। CII के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मार्च 2020 से अब तक अर्थव्यवस्था में 17 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली गई है। अर्थव्यवस्था इस समय कच्चे तेल और प्रमुख चीजों की कीमतों में तेजी से जूझ रही है। और अब राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। एन बीरेन सिंह ने आज इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ नेमचा किपजेन, वाई खेमचंद्र सिंह, विश्वजीत सिंह अवगंबो, न्यूमाई और गोविंद दास काथोजम ने इम्फाल में राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एन बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। वरिष्ठ बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इसका फैसला लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी के देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी ने राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। वहीं प्रमोद सावंत को गोवा का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसले के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने सावंत को विधायक दल का नेता घोषित किया। गोवा में बीजेपी ने प्रमोद सावंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल को एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि सुप्रियो को बालीगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल राजभवन में यूक्रेन से लौटे MBBS छात्रों से मुलाकात की। छात्रों के समूह ने युद्ध प्रभावित देश से उन्हें निकालने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने ऑपरेशन गंगा के सफल संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी ने आगामी 9 अप्रैल को 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए 5 लोगों को नामित किया है। इसमें IIT दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर संदीप पाठक, आपके दिल्ली विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के नाम शामिल है। लवली प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल और लुधियाना के उद्योगपति संजीव अरोड़ा को भी उम्मीदवार बनाया गया है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध करीब 1 महीना पूरा होने को है और इसी बीच रूस की तरफ से यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक जारी है। वहीं यूक्रेन के कीव में 35 घंटों का कर्फ्यू लगाया गया है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो से उन्हें अपनाने या फिर ना अपनाने की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है।
भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के अलावा यूक्रेन संकट पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 प्राचीन कलाकृतियां लौटाने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा। चीन में हुए प्लेन क्रैश में उसमें सवार सभी 132 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद चीनी अथॉरिटीज ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ये विमान हादसा इतना भयानक था कि जहां विमान गिरा उस पहाड़ पर आग लग गई। इस घटना पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गहरा दुख जताया है और मामले की जांच का आदेश दिया है। ये विमान चीन के यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग से उड़ान भरकर ग्वांगझू के लिए रवाना हुआ था, जो कि हांगकांग के नजदीक है। चीन में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर से वृद्धि को देखते हुए डिज्नी ने शंघाई में अपना थीम पार्क बंद कर दिया है। चीन के चांगचुन और जिलिन के संक्रमितों की संख्या में इजाफे के मद्देनजर एक बार फिर व्यापक कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। चीन में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2027 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन पहले सामने आए 1737 मामलों से ज्यादा है। हांगकांग ने शहर में आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन में रहने की अवधि को घटाने का फैसला किया है। इन प्रतिबंधों से भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, ब्रिटेन और अमेरिका को भी 1 अप्रैल से राहत मिलेगी। यहां आने वाले विदेशी अब 14 के बजाय 7 दिनों का क्वारंटीन में रह सकते हैं, लेकिन इस बीच उन्हें वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। न्यूजीलैंड में भारत और बांग्लादेश की महिला टीम के बीच आज वर्ल्ड कप का अहम मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। भारतीय टीम को अगर वर्ल्ड कप में अपने उम्मीदों को जिंदा रखना है तो उसे इस मैच में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। और आज की गतिविधियों पर डाल लेते हैं एक नजर। लोकसभा में आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। साल 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय और पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान भी सूचीबद्ध है। आज दोनों सदनों में ऊर्जा संबंधी समिति, वित्त संबंधी स्थायी समिति, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति भी सूचीबद्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति और वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी। राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होने वाली है। आज राज्यसभा की शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल संबंधी समिति, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा आज लोकसभा की कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति, व्यापार सलाहकार समिति के कार्य भी होंगे। पटल पर रखे जाने वाले पत्र संबंधी समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति के कार्य भी होंगे। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति की बैठक भी होने वाली है। गतिविधियां आज आपने बताई, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब बातें हम तब भूल जाते हैं जब अपनी टंकी के सामने मुंह धोते हुए पानी को बर्बाद करते हैं। और तब जब हम कई लीटर मूल्यवान पानी अपनी कीमती कार को नहलाने में भी बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ, किताबी दुनिया और किताबी ज्ञान को हमें बहुत कम ही असल में जिंदगी में उतारा है, और इसी का नतीजा है कि आज भारत और पूरी दुनिया के सामने पीने के पानी का संकट है। जी हाँ, पीने का पानी कई इलाकों में बड़ी कठिनाइयों से मिल पाता है। इस गंभीर समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व जल दिवस। जिन 5 तत्वों को जीवन का आधार माना गया है, उनमें जल भी शामिल है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।
जल का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं और प्राचीन नगर नदियों के तट पर ही बसे हुए थे। दैनिक जीवन के अलावा जल कृषि के सभी रूपों और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए भी बेहद आवश्यक है। परंतु आज पूरी दुनिया जल संकट के साए में खड़ी है। इन समस्याओं से दुनिया को अवगत कराने और सबको जागरूक करने के लिए 1993 से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में वर्ष 1992 में विश्व जल दिवस की पहल की गई। वर्ष 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद से हर साल लोगों के बीच जल का महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य सभी विकसित देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ये जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य जल का महत्व बताना है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य सभी विकसित देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ ही ये जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है। विश्व जल दिवस को हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाता है। भारत में जल संरक्षण और हमारे नागरिकों के लिए स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे कई उपाय किए जा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ट्वीट कर कहा है कि पिछले कुछ सालों से जल संरक्षण एक जन आंदोलन बन गया है। यह खुशी की बात है कि मैं उन सभी व्यक्तियों और संगठनों की सराहना करता हूं जो पानी बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए पानी की एक एक बूंद को बचाने की प्रतिज्ञा करें, ये कहा प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में। जहां आज विश्व जल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इस कार्यक्रम में शामिल भी होने वाले हैं। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ अहम खबरें। बने रहिए हमारे साथ। I appeal to all of you. मामले में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाइए। मैं आपकी अनुमति से कोई सरकार इस पे विचार कर रही है। What is important for all of us to realize is What I want to ask the honourable minister. What specific intervention are you doing? पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। a report of the Department of Parliament Standing Committee. प्रश्न ये कि विधेयक पारित किया जाए। हमारे मंत्रालय ने 6 साल में आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था है। मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. वेलकम बैक, स्वागत है आपका हेलो इंडिया में। और प्रतिबिंब, अब बात उसकी जिसका इंतजार हमारे दर्शक करते हैं। जी हाँ, बात इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 22 मार्च के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 22 मार्च वर्ष 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ। आज ही के दिन बिहार राज्य ओडिशा व झारखंड समेत संयुक्त रूप से अस्तित्व में आया था। आज के दिन बिहार अपनी स्थापना का 110वां जन्मोत्सव मनाने जा रहा है। बिहार राज्य की संस्कृति अति प्राचीन है।
दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है, जहां विश्व के अलग अलग प्रांत से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। बक्सर के युद्ध से पूर्व बिहार मुगलों के अधीन हुआ करता था, जिसके बाद युद्ध में अंग्रेजों से हार के बाद यह राज्य अंग्रेजों के अधीन हुआ और बिहार को अंग्रेजों ने बंगाल से पृथक कर दिया और एक अलग राज्य बना दिया। इससे पूर्व बिहार बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। प्रथम सिपाही आंदोलन, बक्सर का युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार राज्य ने अहम भूमिका निभाई। बिहार उन प्रमुख राज्यों में से एक है जिसने गणतंत्र पद्धति की शुरुआत की थी। बिहार दिवस वार्षिक रूप से 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बिहार राज्य का गठन हुआ था। यह राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। और आज बिहार दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। यह उन्होंने कहा है कि गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से सुशोभित बिहार के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन बिहार के सर्वांगीण विकास और समृद्धि तथा यहाँ के लोगों के कल्याण की कामना करता हूं। और प्रतिबिंब, अब बात कर लेते हैं एक अच्छी खबर की। जी हाँ, ईरान के लिए 21 मार्च का दिन काफ़ी ख़ास रहा है, क्योंकि इस दिन वहाँ पर नवरोज़ का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। करीब 2.5 साल बाद ईरान में इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि नवरोज़ का पर्व ईरान के लोगों के लिए नए साल का दिन होता है और इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। संगीत की धुन पर कठपुतली का खेल, कंधे से कंधा मिलाकर डांस करते लोग, अलग अलग वाद्य यंत्रों के जरिए सुरीली धुन की बारिश करते लोग। ये नजारा है ईरान का, जहां लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, ईरान में 21 मार्च को नवरोज डे यानी कि ईरानी नववर्ष मनाया जाता है। पिछले करीब 2.5 साल कोविड के कारण इस दिन को ईरानी लोग हर्षोल्लास के साथ नहीं मना पा रहे थे, लेकिन कोविड केस कम होने के बाद न सिर्फ बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिली, बल्कि कई जगहों पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत की छटा बिखेरते हुए कलाकार दिखाई दिए। इस दौरान इन कलाकारों की इस कला को देखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भारी भीड़ भी देखने को मिली। नववर्ष के इस मौके पर कलाकारों ने कोविड काल के खत्म होने और आगामी साल में खुशियां आने की प्रार्थना की। تنبور در واقع یک ساز سنتی خیلی قدیمی از آیین کرمانشاه هستش که ما در واقع سنتمون هست که بیشتر افراد در خانواده‌شون یک نفر باشه یا بتونه تنبور بزنه. आपको बता दें कि नवरोज ईरानी नववर्ष का नाम है, जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से ईरानियों के जरिए दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका शाब्दिक रूप से अर्थ होता है नया दिन। नवरोज हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर ईरान के लोगों को खुशी और बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। जाहिर है कि कोविड केस कम होने के बाद ईरान के लोगों के लिए नवरोज के रूप में ये खास दिन किसी वरदान से कम नहीं था। और अमृता, सही बात तो यह है कि पारसी समुदाय नवरोज़ को ज़्यादा धूमधाम से मनाता है, और पारसी समुदाय ही ईरान के मूल निवासी थे, जिनको कुछ वर्षों पहले भगा दिया गया था और पारसी राजा को शरण मिली थी गुजरात में, यानी कि भारत में। बिल्कुल। और चलिए अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। करियर को लेकर बहुत से युवा कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे में ज़रूरत होती है आपको सही मार्गदर्शन देने की। इसलिए हमारे खास सेगमेंट करियर मंत्र में हम लेकर आते हैं किसी खास करियर क्षेत्र की जानकारी, वो भी एक्सपर्ट के जरिए। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र की और एक्सपर्ट से जानेंगे मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के बाद आपके सामने क्या विकल्प हैं।
जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दाओ इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, पर इसमें किसी भी फील्ड के इवन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी आ रहे हैं और आ सकते हैं। और जहाँ तक जर्नलिज्म के फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, देयर वाज ए टाइम व्हेन इट वाज ए फील्ड ऑफ प्रिंट जर्नलिज्म ओनली। ग्रेजुअली जो है आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म आया, बट अब बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया और नाउ देयर आर एनी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और पेंडेमिक ने तो इतनी तेज़ी से ये बदलाव लाया है क्योंकि हर आदमी अपने हाथ में एक स्मार्टफोन लिए हुए है और उसी पे अपनी दुनिया भर की खबरें देख रहा है। तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का मतलब डिजिटल जर्नलिज्म, आप अपने मोबाइल से आप एक वीडियो बना भी सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको यूट्यूब पे आप अपलोड भी कर सकते हैं और उसमें एक अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके वीडियो एक उसमें व्यूज़ अच्छे होते हैं तो देन यू अट्रैक्ट एडवर्टाइजर्स आल्सो, तो यूट्यूब भी आपको उसमें पे करता है। कंटेंट राइटिंग भी कोई एक तरह का कंटेंट नहीं है, आज तो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग के लिए कंटेंट लिखना है, मेडिकल फील्ड के लिए कंटेंट लिखना है, फार्मास्यूटिकल के लिए लिखना है, कई तरह के कंटेंट राइटिंग है। देन इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत जो एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर बहुत जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बच्चों की डिमांड आ रही है। और जब से ये OTT प्लेटफॉर्म आया है उसमें बहुत पहले तो जो फिल्म एंड टेलीविज़न जो एक फील्ड था उसमें काफ़ी जो है इवॉल्व हुआ है OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद। देन उसके बाद आपका पब्लिक रिलेशन, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, तो आपका DJ, रेडियो जॉकी, देन पॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक आपके जो ऑडियो बुक, एक नई फील्ड आ गई ऑडियो बुक प्रोडक्शन। तो इस तरह से काफ़ी सारे फील्ड्स ऐसे हैं जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पहले नहीं सुने जा रहे थे, मगर अब ये सब आ गए हैं। जी हाँ, तकनीक के बढ़ते प्रचलन के साथ साथ मास कम्युनिकेशन में संभावनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब नज़र डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 10 बजे की बात करें तो संसद में आज आप देख सकेंगे और 11 बजे से दोनों सदनों की लाइव हाउस प्रोसीडिंग आप देख सकेंगे। शाम 7 बजे आप देखेंगे मुद्दा आपका और शाम 7:30 बजे लोकतंत्र मेरी ताकत। रात 8 बजे आज की खबर, 8:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे देखिए इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज और रात 9:30 बजे द जर्नी ऑफ स्टार्टअप्स। और रात 10 बजे हाउस हाइलाइट्स देखना ना भूलें और 10:30 बजे देखें सदन दिन भर। तो प्रतिबिंब, अब वक्त आ गया है कि हम अपने दर्शकों से विदा लें। जी हाँ, कल आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए, मुझे और अमृता को आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।